स्वागत है। वेलकम फॉर ऑल। टॉपिक्स हैं आज का फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। अभिक्रिया दर नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये इसी पर ही आज होगी चर्चा। इसके बाद जो टाइम बचेगा उसके हम आगे भी बात करेंगे क्या क्या है इसमें से। पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये अभिक्रिया दर नियतांक होता क्या है। तो कोई भी साधारण एलिमेंट्री रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जो एक ही स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है, उसी को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न हो जाती, that is called elementary reactions. Such type of reactions which complete in only one steps, एक ही steps में होगी। बाकी चीजें अभी और हम बताएंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शंस की क्या होगी। मॉलिक्युलरिटी 3 से नीचे होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 से नीचे होगा। तो कोई एलिमेंट्री रिएक्शंस मान लीजिए हमने ले रखा N, ये मॉलिक्यूल है जो अभिकारक है और ये उत्पाद प्रोडक्ट में बदल रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। उसके केस में इसकी हम रेट ऑफ रिएक्शंस लिखें। यही लिखने के लिए आपको बोर्ड में आता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, इसका अभिक्रिया दर लिखिए। कैसे लिखेंगे वो, दैट इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा -dA/dt। ये तो रिएक्टेंट का रेट है एंड दैट इज इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर N, वेयर N इज द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ अभी एक्सपेरिमेंटल नहीं है, स्टाइकियोमेट्रिक। ये देखते रहिए, ऐसे स्पेलिंग है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गुणांक है, ये कोफिशिएंट है। एक्सपेरिमेंटल नहीं अभी ले रहे हैं हम, वैसे एक जनरल रिएक्शंस के रूप में ले रहे हैं, उसका है। और K अगर हम बात करें, देन K, व्हाट इज द K? K इज नोन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग नियतांक या दर नियतांक, इसको रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे, जिसके विषय में हम अभी बात करने चल रहे हैं। कौन कौन से कारक हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो आपके सामने ही इस इक्वेशंस में देखिए, R इज इक्वल टू K A इंटू K, और A के पावर्स है, इंडिसेज है, N है, N स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये रसायन मितीय गुणांक है जो एक एलिमेंट्री रिएक्शंस है, उसी के विषय में है। तो हम लोग कुछ पहले चर्चा या इसके विषय में स्टडी कर चुके हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए वो होगा कि क्या इसका रेट कांस्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी, ये आपको ज़्यादा इफेक्ट डाल देगी। तो देन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? ये यूनिट अगर वो लिक्विड फेज में है तब के केस में जो होगा वो मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। मोल पर लीटर, और वहाँ M1 - N, यहाँ टाइम है, कोई टाइम घंटे में हो, मिनट में हो, ईयर्स में हो, वो लिख सकते हैं। हमारा चूंकि कैलकुलेशन सेकंड में है, इसीलिए हम सेकंड इनवर्स का उपयोग कर रहे हैं। ये कब के केस होगा अभी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे ये तब केस आप उपयोग करेंगे कि जब ये लिक्विड फेज में हो। लिक्विड फेज का होगा तभी इसको आप उपयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरे के केस में अगर हम बात कर दें कि अगर मान लीजिए गैसियस हो जाए, तो गैसीय मॉलिक्यूल्स के जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दाब में व्यक्त करते हैं
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा यहाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब होगा, और वो वायुमंडलीय दाब कितना होगा ये आपके ऊपर होगा। यूनिट आप जान रहे हैं उस समय कौन सा उपयोग कर रहे होंगे, ये पर सेकंड होगा, ये दैट इज दिस। ये तो आपका यूनिट के विषय में हुआ, यूनिट दैट इज यूनिट, यूनिट है, यूनिट के संबंध में था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के विषय में। डी एक्सप्रेशन आया था जिसपे आपको बड़े न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और वो न्यूमेरिकल्स क्या हो सकता है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी का है कि रेट कांस्टेंट कहाँ पे डिपेंड्स करता है। तो आप डायरेक्ट इसको आप ऐसे निकाल लीजिए, ई ए इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू माइनस ई ए अपान आर टी। आर टी ये जो कांस्टेंट है, सारा कांस्टेंट के विषय में हम अभी बाद में बात करेंगे। ई ए इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, उसकी स्थिति है यहाँ पर। ई एक्सपोनेंशियल है, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, ये चरघातांकी है, हिंदी में बोलेंगे एक्सपोनेंशियल है। और देखिए यहाँ पर ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा हम बोलेंगे, बाद में भी डिफाइन करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा, दैट इज दिस। और आर तो गैस कांस्टेंट है, जो वैल्यू आप जान रहे हैं, किस यूनिट में उपयोग करेंगे इसको ये आपके ऊपर है, जिसमें भी दिया हो उसी यूनिट का उपयोग करें, यानी जूल में या कैलोरी में, जिसमें हो वो ये आपको इसको उसी को ध्यान में रखना है, जिसे हम गैस कांस्टेंट बोलते, कांस्टेंट हो गया। और T इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये ध्यान में रखे रहेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब भी होगा ये केल्विन में होगा, ये सेंटीग्रेड में वहीं रखेंगे। परम ताप है ये, अगर सेंटीग्रेड में रख दिए तो सारा रिजल्ट आपका गलत हो जाएगा। और इस तरह से रेट कांस्टेंट जो है टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो इसको अगर हम बात करें तो रेट कांस्टेंट, दैट इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोनेंशियली, ये देख लीजिए यहाँ से चरघातांकीय रूप में ये बढ़ रहा है। बढ़ाने पर क्या बढ़ जाएगा, तो ये क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस के विषय में हमने बात किया था। क्लैसियस इंटीग्रेटेड फॉर्म इक्वेशन है और वो निकाला गया है इसी के द्वारा। K इज इक्वल टू अर्हीनियस जो कांस्टेंट है, K इज इक्वल टू ई माइनस ई ए अपान आर टी, हम डेरिवेशन नहीं लेंगे, इसी को डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करके अगर हम बात कर दें और फिर इंटीग्रेट कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी लॉग, देखते रहिए यहाँ से, लॉग K2 अपान K1, K2 ऊपर है, ध्यान में रखे रहेंगे। और EA अभी आपने देखा एक्टिवेशन एनर्जी है, एंड देन 2.303 R हो गया। ये स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल चरघातांकी, अभी बात कर रहे हैं। और ये 1/T1 माइनस 1/T2 है, परम ताप में है। यहाँ देख लीजिए ये वैल्यू आपके निकल करके यहाँ आ रही है। और E की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, मतलब E इज इक्वल टू 2.303 अभी के केस में मान लीजिए। और E को ही चरघातांकी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। कैसे, जैसे आप e टू द पावर x लिखते हैं
तो वो होगा 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस ये ऐसे चलता है। ये स्थितियां हैं। अब एक्स की वैल्यू अगर 1 रख दें देन इट्स बिकम्स एज ए 2.303, यही है एक्सपोनेंशियल। तो ये log 10 बेस पर है, ये ध्यान में रखेंगे, 10 के आधार पर है। और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 है और T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है। तो दो को कंपैरिजन करके आप निकाल सकते हैं। अगर इस इक्वेशन का हम log ले लिए होते या log ले लेते, जो इक्वेशंस हम अभी आपके सामने पुटअप कर रहे हैं, इसका हम log ले लें। इस इक्वेशन का अगर हम log लेके और ग्राफ प्लॉट कर दें, ये इक्वेशन का हम log ले लें टेकिंग log बोथ साइड, तो देखिए एक बहुत सुंदर सा एक ग्राफ बनता है, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो होगा क्या, हम LN पे ले रहे हैं, E बेस पे ले रहे हैं। देखिए log E बेस पर देन इट्स वैल्यू इज K इज इक्वल टू log, यहाँ देख रहे थे E बेस पर है, E बेस पर है, यह A होगा, देन माइनस log E और E ही बेस पर यह है, माइनस EA बाई RT होगा। और इसको आप सॉल्व कर दीजिए उसी आधार पर, उस जैसे log 10 का मान 10 के आधार पर 10 का मान 1 होता, तो यही स्थिति यहाँ पर भी आ जाती है। दैट इज log A E बेस पर, देन इट्स कम्स आउट एज ए, और यहाँ माइनस हो जाएगा EA अपान R और T, ये बन जाएगा। यानी इसको अगर हम और करेक्ट फॉर्म में लिख दें तो देन log K बेस E इज इक्वल टू द माइनस EA एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज दिस। एंड इसको आप ऐसे बना लीजिए तो आप काफ़ी सही हो जाएगा। और प्लस log E बेस A पर डाल दिया, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C टाइप का एक लीनियर इक्वेशंस बन गया। ये देख रहिए, ये आप हाई स्कूल में इसको पढ़े हुए हैं, उसी के आधार पर ये हमने बना दिया। यहाँ पर ये y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C टाइप का एक लीनियर इक्वेशन है। और उसके ग्राफ को हम प्लॉट कर दें तो ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए तो क्या होगा कि देखिए स्लोप इसका निगेटिव है, अर्थात ये जो ग्राफ जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होना होगा, tan निगेटिव होता तो tan निगेटिव की बारी आपकी आ गई। और एक स्लोप, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी, सीधी रेखा मिलेगी ये ऐसे करके। और ये इंटरसेप्ट देख लीजिए, यहाँ से ये होगा log E बेस पर K की वैल्यू है इधर, टेम्परेचर इस साइड में जा रहा है, दैट इज दिस। और इस साइड में है 1 अपान T की वैल्यू है, तो ये इधर है x एक्सिस पे। यहाँ आपका 0 है और यहाँ इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड कितना कटा हुआ है इसमें, उसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट कितना होगा, log C को हम इंटरसेप्ट कहते हैं। C के जगह पर देख लीजिए अगर बात कर दें तो देन दैट इज इक्वल टू log E बेस पर ये आ गया। स्लोप कहीं बनाना हो आप बना लीजिए, ये स्लोप आ गया। और ये स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो कंपैरिजन आप कर लीजिए यहाँ पर इसके द्वारा। तो स्लोप इज इक्वल टू स्लोप m के जगह पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ अगर बात कर दें तो दैट इज कम्स आउट एज ए माइनस EA बाई R होगा। ये ध्यान में रख रहिए, ये E बेस पे बनाया गया हुआ है। 10 बेस पे रहता तो यहाँ 2.303 से डिवाइड कर देते। 10 एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ स्लोप इज नोन। यदि स्लोप आपको ज्ञात है
तो एक्टिवेशन एनर्जी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इस पे टच करने लगता है, इसी को हम एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं। द एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन बाय द एक्सप्रेस द इक्वेशन। किसी को टेम्परेचर T1 और T2 के रूप में कर दें तो ऊपर वाला log K2/K1 निकल जाता है। अब देखिए सिंस वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी EA इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी E की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। यहाँ देख लीजिएगा EA इज ए पॉजिटिव वैल्यू, E की वैल्यू जो है हमेशा धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। EA इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगी। वेदर रिएक्शन इज इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, रिएक्शन कोई भी हो, चाहे उष्मा छेपी हो या उष्मा शोषी हो, EA की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। Hence on increasing the temperature value of rate constant always increases। इसलिए जो ताप हम बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। आप फिर से ध्यान में रख लीजिएगा, कह रहा है कि EA की वैल्यू चाहे वो अभिक्रिया उष्माशोषी हो यानी इंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, हमेशा EA की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इस एक्सप्रेशन में आप रखेंगे जब यहाँ पर, तो ये वैल्यू ये इंडिकेट करेगा कि जब भी ताप बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीजेज है। ड्यू टू दिस रीजन रेट ऑफ रिएक्शंस आल्सो इंक्रीजेज एक्सेप्ट व्हेन EA इज इक्वल टू 0। वो उसी के केस में नहीं है जब EA इज इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ 0 हो जाए, EA इज इक्वल टू 0 मतलब एक्टिवेशन एनर्जी एकदम शून्य है, तब के केस में क्या हो जाए K इज इक्वल टू A, तब वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। व्हेन देख लीजिए एक कंडीशन आ रहा है, व्हेन EA इज इक्वल टू 0, यह 0 होगा तो देन तब क्या निकाल सकते हैं, देन K इज इक्वल टू A क्यों बराबर हो जाएगा और यहाँ की वैल्यू जो है T शून्य हो जाएगी और इसी के केस में रेट कांस्टेंट ताप के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ टेम्परेचर नॉट डिपेंड, यहाँ देख लें कि A रेट कांस्टेंट का मान, यहाँ लिख दें हम दर नियतांक का मान, ये पिन पॉइंट है, का मान द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट मान ताप पर निर्भर तब नहीं करेगा, ताप पर निर्भर तब नहीं करेगा, निर्भर तब नहीं करेगा कब, जब नहीं करेगा जब, यहाँ देख लें EA इज इक्वल टू 0 होगा, तब नहीं निर्भर करेगा, बाकी सभी केसेस में ये निर्भर करेगा। रेट कांस्टेंट इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सेप्टिंग 0 ऑर्डर रिएक्शंस, अभी हम बाद में बात करेंगे। फॉर फास्ट रिएक्शंस वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लो एंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज हाई। ये देखिए एक पॉइंट से यहाँ से निकल गया और दूसरा पॉइंट्स अगर हम यहाँ ले लें B, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स में क्या हमारा निकल के आ जाएगा, B वाले पर देखिए फॉर यानी इसके लिए फॉर फास्ट रिएक्शन, जो अभिक्रियाएं बहुत तेज हो रही हैं, फास्ट रिएक्शन, तीव्र गति के अभिक्रियाओं के लिए EA का मान, वैल्यू ऑफ EA, यहाँ वैल्यू ऑफ EA इज
वैल्यू ऑफ EA इज वेरी लो। देखते रहिए यहाँ, एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, ये कम होगा। एंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट है, इज हाई, इसी के केस में अधिक होगा। इज हाई, ये देख लीजिए, इज हाई होगा। फॉर फास्ट रिएक्शन वैल्यू ऑफ ए इज लो, द वैल्यू ऑफ ए यानी रेट कांस्टेंट इज हाई, बहुत ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखे रहिए। तो कहीं पर भी आप देख करके बता सकते हैं कि स्लो रिएक्शंस है कि फास्ट रिएक्शंस है, यूनिट के देख करके बता सकते हैं, और ये की वैल्यू को भी देख के बता सकते हैं कि क्या स्थितियां आ रही हैं। दूसरा पार्ट जो आ रहा है, जो बार बार हम बोल रहे हैं, उसमें से है क्या कि वो देखिए, जो सेकेंड वन है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करते क्या है, या एंजाइम, दोनों के एक ही साथ यहाँ आप समझ लीजिए। कैटलिस्ट उत्प्रेरक करते क्या है, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बिना अपने को प्रभावित किए हुए प्रभावित कर देते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। देखिए हम बना रहे हैं, एक ग्राफ है, वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शायद आपके लिए अच्छा हो। ग्राफ देखिएगा, ग्राफ यहाँ आ रहा है और ये यहाँ होगा। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी बोलते हैं इसको, एनर्जी कह लीजिए, ऊर्जा है, एनर्जी है ऊपर वाले डायरेक्शंस में, और नीचे आपका है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभिक्रिया निर्देशांक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये देखते रहिए, कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो है रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ये आपका वैल्यू 0 है यहाँ। कैसे हम बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिएगा कि क्या परिस्थिति आ रही है हमारी निकल करके। और ग्राफ तो हम ले रहे हैं, अभी नीचे की वैल्यू के विषय में हम छोड़ रहे हैं। बहुत जगह इस ग्राफ का उपयोग होगा, इसलिए एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ये देखिए, ये ग्राफ हम बना दे रहे हैं ऐसे, दैट इज दिस। बड़ा सा ग्राफ बना, और बड़े से ग्राफ में देखिए है क्या, यहाँ रिएक्टेंट मतलब जो होगा वो अभिकारक है, रिएक्टेंट है। यहाँ प्रोडक्ट है, PROD, प्रोडक्ट, उत्पाद है। ये जो रीजन होगा ये भी यहाँ से मिला लीजिएगा, यहाँ का जो रीजन होगा ये भी मिला लेंगे। यहीं से आपको बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। देखिए ये छोटा हो गया, हम और बड़ा कर रहे हैं। इसी को हम देहली ऊर्जा कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये ग्राफ जहाँ टच करेगा, दैट इज इट, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा। देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये एनर्जी उस मॉलिक्यूल के बनने में, अणु के बनने में, अभिक्रिया होने में वो ऑटोमेटिक स्वतः विद्यमान होती है। ये अगर ग्राफ हम बना दें, यहाँ से देखते रहिएगा, ये दैट इज दिस, इसके आगे हम ले करके आए तो यहाँ ये टच करेगा, कट करेगा यहाँ पर, और यहाँ से जो वैल्यू है फ्रॉम दिस, ये नीचे ले करके आइए, तो इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये सक्रियण ऊर्जा यही है। तो किसका है ये देख लीजिए, ये किसका होगा, तो दैट इज, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है। AF मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, अग्र दिशा के अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी
याद रखेंगे एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, अग्र दिशा के अभिक्रिया के लिए है ये। यहीं से अगर हम निकाल दें, यहाँ से देख लीजिए कि ये वैल्यू भी आएगी, यहाँ हम ले रहे हैं, नीचे देख लीजिएगा यहाँ पर, तो EAF कहलाएगा, B कहलाएगा बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन आपका यहाँ पर आ रहा है, दैट इज दिस, ये रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए? फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड पश्चिम दिशा की अभिक्रिया के लिए है। ये जो ग्राफ आपने यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट का है, ये हम यहाँ ऐसे बना दे रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, यानी उसमें हमने कोई उत्प्रेरक नहीं डाला है, तब के लिए ये ग्राफ है कैटलिस्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट। अब देखिए इसमें से यदि हमने इसमें जो है हम कैटलिस्ट डाल दिए, और कैटलिस्ट डाल दिए तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये करेगा कि इस अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया यहाँ से रिएक्टेंट था, इस तरह से ले जाता है कि ये देखिए एक अल्टरनेटिव पथ प्रदान करता है। ये देख लीजिए ऐसे ग्राफ बन जाती है, ये ग्राफ पुनः यहीं आकर के मिल जाता, दैट इज दिस टाइप, ये ग्राफ बन जाती। यानी जो उत्प्रेरक है वो ऐसे रास्ते का चयन करता है जिसमें जाने में कम समय लगे। अब यहाँ की बात करें तो देख लीजिए यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो स्वाभाविक रूप से आपके सामने आ गई, वो कम होगी, सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है। कौन? देखिए ये EAF हो गया, इसके उपस्थिति में कैटलिस्ट वाला हो गया, उसी के करस्पॉन्डिंग आप जहां भी चाहें वहां भी निकाल सकते हैं। देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जियों को भी घटा दिया उत्प्रेरक, ये भी घटा दिए, ये भी ग्राफ को उसने घटा रखा, उसी तरह से बैकवर्ड रिएक्शन को भी घटा रखा है। तो ये अभिकारक और उत्पाद है, यहाँ लिख भी दे रहे हैं हम, ये अभिकारक का स्थिति है और वो उत्पाद है, आगे वाले केस में अभिकारक बन गया यहाँ, ये उत्पाद बन गया, यहाँ उत्पाद है। ग्रीन कलर जो आपने उपयोग कर रखा है, ये ग्रीन कलर की जो स्थितियां हैं वो हम बना दें यहाँ, तो ये देखिए ये जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा है वो रिएक्शन विथ कैटलिस्ट कहलाएगा, उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया है, रिएक्शन विथ कैटलिस्ट, ये विथ कैटलिस्ट का कहानी कह रहा है, ये है स्थिति। यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रियाएं जो हो रही हैं वो जो पोटेंशियल हिल डायग्राम कहते हैं इसको, ये ध्यान में रखे रहिए। आगे हम फिगर यहाँ डाल दे रहे हैं, बार बार शब्द बोलेंगे। पोटेंशियल हिल डायग्राम, पोटेंशियल हिल, पोटेंशियल एनर्जी है PE, पोटेंशियल हिल डायग्राम, हिल माने पहाड़, ये पहाड़ है, डायग्राम मतलब चित्र है, ये डायग्राम पोटेंशियल हिल डायग्राम। जितना ही ऊपर चढ़ेंगे देखते रहिए, लाल वाले हिस्से में अगर हम जा रहे हैं तो वो ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, यानी जब सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक हो गया तो रेट कांस्टेंट का मान कम हो जाएगा, अभी पढ़े हैं। सक्रियण ऊर्जा का मान घट गया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब क्रिया तीव्र गति से होने लगी कि फास्ट रिएक्शन होगी। जितना ही यह स्लोप इसका पहाड़ जो बह रहा जितने कम होगा वो रिएक्शन उतने तीव्र गति से होगी। तो ये कैटलिस्ट का प्रभाव है जिसमें आपको ग्राफ के विषय में बताया गया, समझाया गया। यही स्थिति आपको फोटोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, यानी
फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है। इसका और इसका जो डिफरेंस होगा इसी को हम हीट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। देखिए ये डिफरेंस को हीट ऑफ रिएक्शंस कहलाएगा। तो डेल्टा एच जो वैल्यू होगी किसी के रिएक्शंस में क्या होगी, दैट इज एंथैल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया में कितना ऊष्मा उत्पादित हुआ कि लगा ये बता देगा डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन और ही एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज परिवर्तन क्या होना है ये यहाँ से आपको विधिवत बता देगा कि कितनी वैल्यू है। अगर अभी के केस में जो हम लिए हुए हैं ये पोटेंशियल हिल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये ग्राफ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के विषय में हम बात कर रहे हैं। ये ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा निकल रही है, तो होगा क्या डेल्टा एच की वैल्यू अगर यहाँ से निकाला, देखिए किसी का निकालिए तो ई ए फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड में से और इसको घटा दें हम ई ए एफ, तो दैट इज कम्स आउट, ये निगेटिव होना चाहिए, दैट इज निगेटिव। निगेटिव किसके लिए होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उसके लिए ये स्थिति आपकी बन के आ गई यहाँ, दैट इज दिस। अगर ये आ गया तो आप डेल्टा एच की वैल्यू हम उस तरह से निकाल दें तो देन दैट इज इक्वल टू ई ए एफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस ई ए बैकवर्ड रिएक्शन। ये आपका रिएक्शन जो बनाया आपने एक्सोथर्मिक के लिए हुआ, एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी के लिए अब बन गया। और यही अगर केस हम ले लेते तो दूसरे केस में क्या होना चाहिए था, तो दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू द, उलट दीजिए, यानी ई ए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड में से एक्टिवेशन एनर्जी आप फॉरवर्ड को हटा देंगे तो ये जो डाटा आपको शो करने लगेगा ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी, हम हिंदी भी लिखते रहे इंडोथर्मिक रिएक्शंस। और इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपको क्लियर होना चाहिए। ये ऊष्माक्षेपी का ग्राफ है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, निकल रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये, इसका एक ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है। तो ये ऊष्मा शोषी के लिए लग गया, ये जो निकालेंगे दैट इज कॉल्ड ऊष्मा शोषी। ये ऊष्मा शोषी का ग्राफ आपको बना देगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को प्रदर्शित कर देगा ये। और ये जो स्थिति आपको ला दे रहे हैं हम, वो होगा आपका ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऑटोमेटिक ऊष्माक्षेपी होगा। ये देख लीजिए, ये स्थिति यहाँ से निकल करके आ गई। तो ये आपके कैटलिस्ट पर इतनी सारी चीजें आपके लाल पीला मिल करके दिखा दिया गया है। अब क्रिया निर्देशांक, या इसी को हम पीई बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ये इसी को पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सिस पे डाल देते हैं। तो ये स्थिति आपके निकल करके आ रही है। अब देखिए हम जो बात करेंगे आपसे, यहाँ आ गया तो क्या क्या और चीजें हम ला करके आपके सामने रख दें ताकि ये क्लियर हो जाए। तो कैटलिस्ट के बाद अभी आपके थियरी ऑफ ये रिएक्शन है वो यहाँ रिप्रेजेंट करना होगा, वो क्या क्या कहता है। तो उनके भी ग्राफ्स भी इनके द्वारा आप बना सकते हैं, उसको अलग सेंस में हम उपयोग करेंगे। चलिए वो स्थिति हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये स्थिति आपको रेट कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। रेट कांस्टेंट क्या हो गया उसके विषय में आ गई है। एक आध क्वेश्चंस भी अगर हम बना सकते थे तो इस पे बना देते।
ताकि ये निकल जाती वैल्यू। और छोटा सा एक क्वेश्चन ले लें ताकि, हाँ एक और भी इसमें पॉइंट्स आया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट, वो भी एक तीसरा पॉइंट्स आप ले लीजिए। ये भी डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो क्या होगा। थर्ड पॉइंट्स तभी कंप्लीट एपिसोड हो जाएगा। थर्ड है टेम्परेचर कोफिशिएंट, यही से वो प्रभावित कर रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट, दैट इज क्या होना है इसमें, टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक, किसका, दर नियतांक का ताप गुणांक, हिंदी हो गई यहाँ, दर नियतांक का ताप गुणांक, ये निकल के आ रहा है। दर नियतांक का ताप गुणांक, दर नियतांक है और फिर भी देखिए गुणांक निकल रहा था। दर नियतांक का ताप गुणांक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार ही पूछता है ये ताप गुणांक, दर नियतांक का ताप गुणांक। सीधी सी बात है कि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देने पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ये कैसे निकालेंगे, वो होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट डिफाइंड होगा कैसे, दैट इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया था कि के टी ले लीजिए और 10 डिग्री यहाँ जोड़ दीजिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ दीजिए और फिर के टी से डिवाइड कर दीजिए। रेट कांस्टेंट है टी टेम्परेचर पे। जनरली हम उपयोग क्या करते हैं कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड को डिवाइड कर दें के, ये रूम टेम्परेचर वाली कहानी है, तो ये हो गया। और ये जो होगा वो 2 से 3 टाइम्स बढ़ जाता है। देख लीजिए, प्रत्येक 10 डिग्री पर अभिक्रिया का वेग कह लीजिए या दर नियतांक कह लीजिए, वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री इज कॉल्ड, देख लीजिए यहाँ डिफिनीशन हम निकाल दें, द रेशियो, यहाँ द रेशियो मतलब अनुपात ऑफ रेट कांस्टेंट, दर नियतांक, दर नियतांक का रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर, एट 2 टेम्परेचर, टेम्परेचर 2 टेम्परेचर कौन कौन से टेम्परेचर होंगे, सेपरेटेड बाय 10 डिग्री, सेपरेटेड मतलब अलग किया गया हो कितने से, बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देख लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजुअली कितना आप उपयोग कर सकते हैं, जो साधारणतः हम उपयोग करते हैं, यूजुअली 35 डिग्री एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये यूज करते हैं। और इस आधार पर अभिक्रिया की जो दर है या वो डबल या ट्रिपल हो सकती है, दैट इज बेस्ड ऑन, डिपेंड्स ऑन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर नियतांक या वेग, यहाँ लिख दे रहे हैं, इंक्रीजेज, द रेट इंक्रीजेज बढ़ जाएगा बाई डबल और ट्रिपल, बाई 2 or 3 times, 2 or 3 times, 3 times when temperature increased, temperature जो है increased
increased by 10 degree centigrade. It is depends on, ये देखिए, it is depends on, ये शब्द यहाँ लाएंगे जरूर, ये it is depends on रिएक्शन कंडीशन, वो रिएक्शन कैसा हम ले रहे हैं। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो 3 गुना भी बढ़ सकता है। रिएक्शन कंडीशन, दैट इज दिस, ये रिएक्शन कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि कितना ताप बढ़ेगा, रेट कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, ये यहाँ से निकाल सकते हैं। ये स्थितियाँ आपका ये कंप्लीट पार्ट जो है वो हो जाता है। तो जो अफेक्टिंग है टेम्परेचर को, रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले ये एपिसोड यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं।